बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्टोरी कॉर्नर कहानी घर में आपको खुशामदीद कहा जाता है। आपको इस चैनल में इंतहाई दिलचस्प कहानियाँ सुनने को मिलेंगी और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। रात होने वाली है, जल्दी करो। और कितनी देर लगेगी? कब से तुम कह रही हो 5 मिनट 5 मिनट, लेकिन तो तुम्हारे 5 मिनट नहीं हुए। 1 घंटे से ऊपर वक्त हो गया है और कितनी देर लगानी है। साइमा मेरे सर पर खड़ी मुसलसल झुंझला कर बोले जा रही थी और मैं अपने काम में इतनी मसरूफ थी कि उसे नज़रअंदाज कर रही थी। इतने दिन बाद तो यहाँ आने का मौका मिला था, अब ये मौका हाथ से जाने कैसे देती। दोबारा उसे 5 मिनट का इशारा किया और अपने काम में लग गई। मुझे मुजस्समा साजी का बहुत शौक था। रोज़ाना दिल करता कोई ना कोई नई चीज़ तराशूं, लेकिन मेरे अब्बा बहुत सख्त थे। उनका कहना था कि मुजस्समा साजी बहुत ही गुनाह वाला काम होता है। अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हें सख्त से सख्त अजाब होगा। लेकिन मैंने उनसे छुपकर ये काम किया करती थी। महीने में 1-2 बार तो मुझे उस खाली मकान में आने का मौका मिलता था। बहुत पहले यहाँ पर एक आदमी रहता था जो मुजस्समा साजी में माहिर था। उसी से मैंने ये काम सीखा था। वो रोज़ कोई ना कोई नया मुजस्समा बनाता था। उसके हाथ में इतनी महारत थी कि मैं उसके काम को देखकर दंग रह जाती थी। बचपन में खेलते खेलते उसके मकान के बाहर आ जाती थी। एक दिन मैंने उसके मिट्टी में लथपथ हाथों को देखा तो हैरान रह गई कि ये क्या बना रहा है। हालांकि मिट्टी से तो बच्चे खेलते हैं, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत मुजस्समा बना रहा था। ये काम देखकर मुझे ख्वाहिश हुई कि मैं भी ऐसा ही एक मुजस्समा बनाऊं। भागी भागी घर गई और अपने अब्बा से कहा, अब्बा वहाँ एक मकान में आदमी रहता है जो कि मिट्टी से बहुत खूबसूरत इंसान बनाता है, मुझे भी वैसा ही बनाना है। अब्बा ने ये सुना तो कहने लगे, नहीं बेटा, आइंदा ये बात अपने मुंह से मत निकालना। वो गलत काम करता है और उसे बेहद गुनाह मिलेगा। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। तुम आइंदा उसके घर के करीब मत जाना। अब्बा ने मुझे मना किया, लेकिन मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि मुझे भी बिल्कुल वैसा ही मुजस्समा बनाना है। मैं छुपकर रोज़ाना उसके मकान के बाहर जाकर खिड़की से अंदर झांकने लग गई। वो जानता था कि मैं उसे देख रही हूँ, लेकिन वो नज़रअंदाज करता था। कभी भी उसने मुझे टोका नहीं, क्यों झांको मत। मैं कई दिन से देख रही थी वो एक मुजस्समा बना रहा है, और जिस दिन वो मुकम्मल हो गया उसने मुझे अपने मकान के अंदर बुलाया। कहने लगा, तुम्हें भी मुजस्समा साजी में दिलचस्पी है? मैंने झट से हाँ में सर हिला दिया। उस वक्त इतनी छोटी थी कि मुजस्समा साजी का मतलब नहीं पता था। बस समझ में आती थी कि वो मिट्टी से कोई चीज़ बनाता है जो इंसानों की तरह दिखती है। उसने मेरे सामने मिट्टी रखी और कहने लगा, कोई भी चीज़ बनाओ। मैंने एक चिड़िया बनाकर उसके सामने रख दी। मेरा हुनर देखकर वो हैरान रह गया और कहने लगा, तुम में तो बहुत अच्छी सलाहियत है, तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हो। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे अब्बा तुम्हें इस काम से रोकते हैं। अक्सर वो मुझे भी मना करते हैं। मैं जानता हूँ ये काम ठीक नहीं है और गलत काम है, उसका बहुत बुरा मिलता है, लेकिन मुझे ये काम करना बहुत पसंद है। क्या मैं तुम्हें ये काम सिखाऊं? मैंने झट हाँ में सर हिला दिया और उसने मुझे मुजस्समा साजी का काम सिखाना शुरू कर दिया। खेलने के बहाने रोज़ाना उसके मकान पर आती और उससे थोड़े से वक्त के लिए मुजस्समा साजी सीखती। यूँ मुझे वक्त के साथ साथ अच्छा काम आ गया था। लेकिन मसला ये था, जिस दिन अब्बा को पता चल जाता कि मैं उनसे छुपकर ये काम सीख रही हूँ, उस दिन अब्बा मुझे घर से निकलने से रोक देते। हम 3 बहनें थीं। हमारी अम्मी की वफ़ात कई साल पहले हो गई थी। अब्बा ने हमें पाला पोसा था। अब्बा गांव के मौलवी थे, सब उनको बहुत इज्जत करते थे, सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। गांव में जब भी किसी को कोई मसला पेश आता तो वो भागा भागा अब्बा के पास ही आता था और उनके सामने अपना मसला रखता था। फिर अब्बा
जो हल बताते हैं वो उसके मुताबिक ही अपने मसले को हल करता। अब्बा पर सब लोग बहुत भरोसा करते थे, इसलिए हमेशा वो एहतियात करते कि उनकी अपनी बेटियां किसी किस्म की कोई गलती ना करें, ताकि लोग उन पर उंगली ना उठा सकें। मैं बहनों में सबसे बड़ी थी और अब्बा की लाडली भी थी। हम गांव के स्कूल में ही पढ़ने जाते और दोपहर के वक्त अब्बा से सिपारा पढ़ते। गांव के बहुत से बच्चे अब्बा के पास सिपारा पढ़ने आते थे। पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से मेरी दोस्ती थी। हम दोनों बचपन की दोस्त थीं। वो जानती थी कि मैं मुजस्समा साजी का काम सीखने इस घर में जाती हूँ, लेकिन मैंने उससे वादा लिया था कि तुम अब्बा को ये बात हरगिज़ नहीं बताओगी। अगर तुमने ऐसा किया तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। उसने मुझसे वादा कर लिया कि मैं किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मेरी छोटी बहनों को भी इस बात का पता था, लेकिन वो जानती थी कि अब्बा को ये बात नहीं बतानी है। हम एक दूसरे के साथ राज रख लेते थे। अब्बा गांव के मौलवी होने के साथ साथ अपनी ज़मीन पर खेती बाड़ी का काम भी करते थे। हमारी छोटी सी ज़मीन थी, उस पर फसल उगाने और उसका ध्यान रखने। जब फसल पक जाती तो काट कर बेच देते। यूँ हमारा अच्छा गुजर बसर हो रहा था। मैं 8वीं जमात में पहुंच चुकी थी। अब्बा का इरादा था कि मैट्रिक के बाद मुझे एक मदरसे में दाखिल करवा देंगे, जहां रहकर मैं आलमा का कोर्स करूंगी। अब्बा के इस फैसले पर मुझे कोई इतराज़ नहीं था। जैसे ही मैं बड़ी हुई, अब्बा ने मुझे हर वक्त बाहर निकलने से मना कर दिया और कहने लगे कि लड़कियों का यूँ हर वक्त मुंह उठाकर बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है। अब तुम घर पर रहा करो और घर पर ध्यान दिया करो। मेरी बाकी बहनों को भी अब्बा ने सख्ती से मना कर दिया था। जब से अब्बा ने घर से बाहर निकलने से मना किया था, मुजस्समा साजी का काम भी रुक गया था। मेरे हाथों को मुजस्समा साजी की आदत लग गई थी। नहीं करती थी तो बेचैन रहती थी। आखिर मैं कैसे वहाँ जाऊँ और मुजस्समा साजी करूँ? ये सोच सुबह शाम मुझे परेशान करने लग गई। और एक दिन अब्बा से बहाना बनाकर मैं घर से बाहर निकली और सीधा मुजस्समा साज के मकान पर पहुँच गई। लेकिन वहाँ पहुंचकर मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुजस्समा साज वहाँ मौजूद नहीं था। उसके घर पर एक कागज़ रखा हुआ था जिस पर एक नोट लिखा था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब ये मकान और ये मुजस्समे तमारे हुए। कुछ दिन से मुसलसल कुछ अजीब बातें हो रही हैं। मैं मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। यूँ लगता है जैसे इस घर पर किसी का साया है। जब भी काम करता हूँ कोई ना कोई आहट सुनाई देती है और किसी के होने का एहसास मुसलसल होता रहता है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अगर तुम चाहो इस काम को जारी रख सकती हो, वरना इस दौर को बंद कर देना। मैं जानती थी कि ये नोट उस मुजस्समा साज ने ही लिखा है और उसकी मुखातिब मैं ही हूँ, क्योंकि उसके घर पर सिर्फ मैं ही मुजस्समे बनाने आती थी। ना जाने वो किस असेब की बात कर रहा था। मैंने तो आज तक यहाँ पर कोई असेब नहीं देखा था। जब भी उसके पास काम करने आती थी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो गैर मामूली लगता। मुझे तो कभी कोई परेशानी नहीं हुई थी। हो सकता है वो गांव वालों के डर से यहाँ से चला गया हो, क्योंकि गांव वालों को पसंद नहीं था कि वो यहाँ मुजस्समे बनाए। कई बार गांव वालों ने उसे इस काम से रोका था और कहा था कि अगर ये काम नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। हो सकता है कि गांव वाले ही असेब से बनकर उसे परेशान कर रहे हों। खैर, इन सब बातों से मेरा क्या लेना देना। वो बेशक यहाँ से चला गया था और अपना हुनर मुझे सिखा गया था। मुझे कोई अफसोस नहीं था कि वो जहाँ मर्जी जाए, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी हो रही थी कि सारे के सारे मुजस्समे मेरे हैं और अब मुझे एक ऐसी जगह मिल गई है जहां मैं अपनी मर्जी से काम कर सकती हूँ। मुफ्त में मुझे ये जगह मिल रही थी और क्या चाहिए था। मैंने इस मुजस्समा साज को दोबारा ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अच्छा था वो यहाँ ना आता। अगर वो वापस आ जाता तो दोबारा इस मकान पर कब्जा कर लेता और इन तमाम चीज़ों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल भी ना कर पाती मैं। रोज़ाना तो वो नहीं जा सकती थी, लेकिन जब मौका मिलता यहाँ आ जाती थी। हैरत की बात तो ये थी कि वहाँ पर मौजूद चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती थी। ना ही मिट्टी ख़त्म होती थी और ना ही दीगर चीज़ें।
हमेशा वो इतनी ही रहती थी। मैंने इस चीज़ पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। एक दिन मैं इस मकान में बैठी मुजस्मा बना रही थी तो मुझे वाकई में वहाँ किसी की आहट सुनाई दी और बार बार किसी की परछाई नज़र आ रही थी। इस बात से मैं डर गई। वैसे तो मैं हमेशा सदक के साथ से ही आती थी, लेकिन जब मैं अकेली आती तो मुझे वो परछाई लाजमी नज़र आती थी और कभी तो कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ें भी सुनाई देती थी। मैं सहम जाती थी, लेकिन अपने काम से मुझे इतना प्यार था कि मैं खुद को इसमें गुम कर लेती। एक दिन मैं काफ़ी देर तक बैठकर मुजस्मा बनाती रही। तभी यूँ लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो और मेरे हाथ को अपनी मर्जी के रुख पर घुमा घुमा कर मुजस्मा बनवा रहा है। ये देखकर मैं वहाँ से उल्टे कदमों भागती हुई वापस घर आ गई और मैंने घर आकर सदफ को इस बारे में बताया तो वो परेशान हो गई और अब्बा ने हमारी बातें सुन ली। मुझे ये बात पता नहीं चली कि कब अब्बा वहाँ आ खड़े हुए और उन्होंने हमारी बातें सुनी। उन्होंने मुझे खूब डांटा कि तुम ये काम क्यों करती हो, मना करने के बावजूद तुम वहाँ जाती हो। मैं अब्बा से आगे से झगड़ने लग गई। बाद में सदफ मेरे पास आई और मुझसे बोली, तुम इस काम को छोड़ क्यों नहीं देती हो, हमारे लिए खतरा मज़ीद बढ़ता जा रहा है। इस काम के पीछे उस दिन तुमने अब्बा से भी बदतमीज़ी की है, जानती हो ये गलत काम है, उसके बावजूद करना चाहती हो। सदफ मुझे समझाए जा रही थी, लेकिन मैं उसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। मैंने उस दिन का वाक़या भी उसे सुनाया था कि मुजस्मा बनाते हुए क्या हुआ। सदफ ने कहा, ज़रूर वहाँ पर कोई गलत लोग मौजूद होंगे, मैं वहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए। अब दोबारा वहाँ गई तो मैं सीधा जाकर अब्बा को बता दूँगी। वो यकीनन अब वाकई में जाकर अब्बा को बता देते। इसलिए मैंने फैसला किया कि कुछ दिन तक वहाँ नहीं जाऊँगी और सदफ के सामने भी मैंने दोबारा मुजस्मों का नाम नहीं लिया। उसे लगा कि शायद मैं सुधर गई हूँ, लेकिन सुबह शाम मेरे दिमाग में सिर्फ मुजस्मे ही घूमते रहते थे। हमेशा सोचती थी कि किसका मुजस्मा बनाऊँ। हर तरह की तस्वीर दिमाग में चलती रहती थी। सबसे पहले ही बार तो मैंने चिड़िया का मुजस्मा बनाया था और वो मुजस्मा अभी इस मुजस्मा साज के मकान पर रखा हुआ था। उस गांव में हमारे ज़्यादा रिश्तेदार तो नहीं रहते थे, बस दूर पार के एक दो रिश्तेदार थे, बाकी सब शहरों में रहते थे। मेरे एक मामू थे जो करीबी ही शहर में रहते थे, अक्सर हमसे मिलने आते जाते रहते थे और हम भी उनसे मिलने शहर जाते थे। अब काफ़ी अरसा हो गया था हम वहाँ नहीं गए थे। वो बार बार फ़ोन करके हमें बुलाते, लेकिन वक्त भी नहीं मिलता था। मुझे शहर बहुत पसंद था। मैंने सुना था कि वहाँ पर बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज होती हैं, जहाँ पर लोग अपने काम को नुमाइश के तौर पर पेश करते हैं। जिन लोगों को उनका काम पसंद आ जाता उन चीज़ों को खरीद भी लेते हैं। मैं भी दिल ही दिल में सोचने लगी, एक दिन मैं भी किसी आर्ट गैलरी में अपने मुजस्मे रखूँगी और महंगे दामों बेचूँगी। मेरी इन तमाम ख्वाहिशों और सोचों से बेखबर अब्बा गाँव वालों के मसाइल हल करने में मसरूफ़ थे। जब मैंने अपना मैट्रिक मुकम्मल कर लिया तो अब्बा ने मुझे एक मदरसे में आलमा का कोर्स के लिए डलवा दिया। मैं 1 साल ही वहाँ रह सकी, उसके बाद वापस आ गई। मैंने अब्बा से कहा, मुझसे वहाँ नहीं रखा जाएगा, वहाँ पर हर कोई मुझसे कहता है कि मुजस्मा साजी गुनाह होती है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। अब्बा ने जब देखा कि मैं वहाँ रहकर पढ़ना नहीं चाहती हूँ तो मुझे वापस बुला लिया और मैंने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। सदफ अब मुझे मना भी नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि मैंने उसकी कोई बात नहीं सुननी है। इन्हीं दिन अब्बा ने कहा, मैं शहर जा रहा हूँ, अगर तुम लोग साथ जाना चाहते हो तो आ जाओ। वैसे भी मैं तुम्हारे मामू तुम्हें याद कर रहे हैं। शहर जाने का सुनकर तो मैं और खुश हो गई। काफ़ी अरसा हो गया था हम मामू से मिलने नहीं गए थे, इसलिए मुझे खुशी हो रही थी। कम से कम हम 1 हफ्ता तो ज़रूर वहाँ पर रुकते। अपनी कज़न्स के साथ मेरा अच्छा वक्त गुजरता था। सदफ भी बहुत खुश थी। हमने अपना सामान वगैरह पैक किया और अब्बा के साथ शहर की तरफ निकल आए। गांव में एक सुजुकी वाला रहता था, हमने उसी से बात कर ली थी।
वो हमें शहर छोड़ने जा रहा था। शहर तक का फासला तकरीबन 4 घंटे का था। हम दोपहर के वक्त निकले थे और अब शाम हो चुकी थी। सूरज गरूब हो गया था। चारों तरफ अंधेरा फैल गया था। रास्ते में जंगल पड़ता था और जंगल के बीच से ही रोड निकलती थी। जब हम इस रोड पर पहुंचे तो अचानक से सुजुकी खराब हो गई। सुजुकी वाले ने हम सबको नीचे उतरने को कहा और गाड़ी का टायर चेक करने लगा, लेकिन कोई खराबी समझ में नहीं आ रही थी। हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। हमारे पास रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं था। यहाँ कोई मदद भी नहीं मिल सकती थी। ऐसे में जब गाड़ी खराब हो गई तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब्बा ने सुजुकी वाले से कहा कि कितनी देर लगेगी, मेरे साथ बच्चियाँ हैं और हम बीच जंगल में खड़े हैं, कोई मुसीबत होगी तो क्या करूँगा। सुजुकी वाला कहने लगा, आप लोग यही इंतज़ार करें, मैं गांव जाकर सामान लेकर आता हूँ। मुझे लगता है कि गाड़ी में खराबी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब्बा ने उसे मना किया और कहा कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो हम लोग अकेले क्या करेंगे और तुम्हें वापस आने में बहुत वक्त लग जाएगा। इतनी रात को जाओगे और वापस आओगे। ऐसा करते हैं, हम सब मिलकर गांव वापस चले जाते हैं, तो गाड़ी यहीं खड़ी कर सुबह आकर ले जाना। सुजुकी वाला भी मान गया क्योंकि उस वक्त यही फैसला सही लग रहा था। ये सब यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे थे और मैं चलते चलते थोड़ा आगे निकल आई। अब्बा ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, साइमा कहाँ जा रही हो? हमें गांव की तरफ जाना है, यहाँ से आगे जंगल है और अगर तुम इस रास्ते पर चली गई तो वापसी का रास्ता भटक जाओगी। जल्दी आओ, देर हो रही है। रात के वक्त यहाँ रुकना ठीक नहीं हो सकता है। कोई जंगली जानवर बाहर निकल आए और तुम्हें नुकसान पहुँचा दे। हमारे साथ सामान भी था और अब्बा ने कहा था कि सामान यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि इस अंधेरे में सामान लेकर चलना बहुत मुश्किल था। हम खुद को ही संभाल लेते तो बहुत बड़ी बात थी। अब्बा मुझे मुसलसल आवाज़ें दिए जा रहे थे, लेकिन मैं उनकी कोई बात नहीं सुन रही थी और बस आगे बढ़ती जा रही थी। आगे रोड बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और वीरान इलाका था। यूँ लगता था जैसे कोई मैदान है। मैंने आसपास देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। अंधेरे की वजह से कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा था। अब्बा लोगों की आवाज़ आना भी तकरीबन बंद हो गई थी। यूँ लगता था जैसे वो दूर से बुला रहे हैं। मैं बस आगे ही बढ़ती जा रही थी। तभी दरख्तों के बीच मुझे किसी की आहट सुनाई दी। मैंने झांक कर देखा तो वहाँ एक 19-20 साल का लड़का बैठा था और वो किसी अनजान ज़बान पर कुछ गा रहा था। उसके गाने की आवाज़ मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही थी। उस आवाज़ में बहुत ही सोच और दर्द था। उस सुनसान जंगल में उसकी आवाज़ गूंज रही थी और अजीब सा सहर पैदा कर रही थी। चलते चलते मैं उसके करीब पहुंच गई और उसके ऐन सामने बैठ गई। मैं चुपचाप उसे गाना गाते सुन रही थी। जब उसने गाना गाना ख़त्म किया तो मेरी तरफ देखा और कहने लगा, तुम कौन हो? रास्ता भटक गई हो? मैंने खामोशी से नाम ही सर हिला दिया। अब तक मैं उसके गाने में खोई हुई थी। उससे सवाल किया, तुम इतना अच्छा कैसे गा लेते हो? मुझे भी सिखाओगे? वो बोला, ठीक है, मेरे पीछे आओ। मैं अपने घर वालों से अब बिछड़ चुकी थी और काफ़ी आगे निकल आई थी। अब उसके पीछे चलती जा रही थी। वो मुझे साथ लिए जंगल के बिल्कुल बीच में आ गया। वहाँ छोटे छोटे 10 मकान बने हुए थे। उसने इन मकानों की तरफ इशारा करके कहा कि मेरा पूरा खानदान यहीं रहता है। मैं हैरान हुई कि जंगल के बीचों बीच ये लोग आबाद हैं, यहाँ रहते किस तरह होंगे। मुझे साथ लिए वो लड़का एक मकान में दाखिल हो गया। पूरा मकान अंदर से खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। उसने मुझे बैठने को कहा और खुद अंदर जाकर एक गिटार उठा लाया। मैंने जब उसके पास गिटार देखा तो मैं समझी शायद उनका खानदानी पेशा ही गाना गाना है। मगर बाद में उस लड़के ने मुझे बताया कि उसके ख़ानदान में कोई भी गाना नहीं गाता सिवाय उसके। उसे ये काम बहुत पसंद है। उसके पास गिटार के साथ साथ बांसुरी भी मौजूद थी।
जब उसने मुझे बांसुरी बजा कर दिखाई तो मैं हैरान रह गई। उसे ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना आती थी। वो बहुत ही धीमे लहजे में बात कर रहा था क्योंकि उसके घर वालों को पसंद नहीं था कि वो गाना वगैरह गाए। ये तमाम चीज़ें उसने उनसे छुपा कर रखी हुई थी। इस घर में वो अकेले रहता था और उसका बाकी ख़ानदान उन बाकी इन 9 घरों में रहता था। मुझे काफ़ी अजीब लगा कि एक ख़ानदान होने के बावजूद अलग अलग घरों में रहते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग खाते पीते कैसे हो और यहाँ जंगल के बीच किस तरह से रहते हो, तो वो मुझे लिए मकान से बाहर आया और कुछ फासले पर ले जाकर खड़ा किया और कहने लगा, ये देखो ये हमारा इलाका है। मैं हैरान रह गई कि जंगल के बीचों बीच एक ऐसा इलाका भी मौजूद है। वहाँ बाज़ार वगैरह सब कुछ बने हुए थे। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी का ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगले पार्ट को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह के बाद।